नमस्कार, 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। रांची और प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश को विचलित कर दिया था, लेकिन अब इन तस्वीरों के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रांची की, जहां वासेपुर गैंग का एडमिन और हिंसा का नवाब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस की माने तो वो नवाब ही था जिसने भड़काऊ मैसेज वायरल किए और भीड़ जुटाई। लेकिन रांची पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है उस गोलीबाज दंगेबाज को पकड़ने की, जिसकी पिस्तौल से निकली गोलियों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। के अनुसार भी काम करना पड़ता है। वार्निंग देने के बाद भी उपद्रवकारी हटते नहीं हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हो सकता है आवेश में कुछ हुआ हो, पत्थरबारी हुआ हो। दस जून को रांची में उपद्रव की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह दंगाइयों ने शहर को जलाने की कोशिश की। पूरे देश ने देखा कि किस तरह पुलिस पर दंगाइयों की भीड़ ने हमला किया। अबे भाग क्यों रहे हो? अरे मारो! मारो! लेकिन पूरे देश ने जो नहीं देखा वो हम दिखाएंगे, जो नहीं सुना वो हम सुनाएंगे, आपको बताएंगे। कौन है रांची में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड? कौन है जिसने दंगे के दौरान गोलियां चलाई? कौन है जिसने वासेपुर गैंग वाली साजिश रची? तो सबसे पहले देखिए ये सनसनीखेज वीडियो। लाल शर्ट, चेहरे पर सफेद रंग का कपड़ा और हाथ में पिस्तौल लिए ये वही शख्स है जिसने रांची में हुए दंगे के दौरान गोलियां चलाई थी। ये वही शख्स है जिसने हवाई फायरिंग कर पुलिस को ललकारा था। ये वही शख्स है जिसने गोलियां चलाकर दंगाइयों की भीड़ को एक तरह से उकसाने का काम किया था। देखिए कैसे ये शख्स पत्थरबाजी करती भीड़ के आगे खड़ा है और बेखौफ होकर हवाई फायरिंग कर रहा है। गोलीबाज दंगेबाज आगे है और पत्थरबाजों की भीड़ ठीक उसके पीछे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उत्पात मचाती भीड़ की अगुवाई कर रहा हो। तो आपको बता दें कि जिस जगह पर ये शख्स फायरिंग कर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वो जगह कोई और नहीं बल्कि वही काली माता मंदिर के पास का इलाका है जहां भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया। देखिए 10 जून के ये 3 वीडियो। पहले वीडियो में दंगाइयों की पत्थरबाजी से पुलिस उल्टे पांव भागती नजर आ रही है। दूसरे वीडियो में पुलिस दंगाइयों को खदेड़ती हुई दिख रही है और तीसरे वीडियो में गोली लगने के बाद दंगाइयों में शामिल एक शख्स लहूलुहान नजर आ रहा है। अरे गोली चला नहीं। अरे नहीं, गोली चला दिख रहा है, उधर से भी चल रहा है। अबे हमें को शटर के अंदर बंद हुए, यहीं पे पूरा झमेला हो रहा है। दरअसल पहले पत्थरबाजों ने पुलिस को काली माता मंदिर के पास से खदेड़ा। इसके बाद पुलिस वाले कुछ दूर जाकर रुक गए, इसलिए क्योंकि अचानक गोलियों की आवाज आने लगी थी। अब आप समझ गए होंगे कि रांची पुलिस को बल प्रयोग क्यों करना पड़ा। दंगाइयों से निपटने के लिए आखिर गोली क्यों चलानी पड़ी? इसलिए क्योंकि पत्थरबाजी के साथ गोलीबाजी भी
शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या काली माता मंदिर तक पुलिस ना पहुंचे इसलिए गोलियां चलाई गई? क्या गोली चलाने वाला शख्स पुलिस को डराने की कोशिश कर रहा था? क्या गोली चलाने वाले को हिंसक भीड़ का समर्थन हासिल था? कौन था और कहां से आया था दंगे के दौरान गोली चलाने वाला शख्स? इन तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब गोलीबाज दंगेबाज की शिनाख्त होगी और वो पुलिस के शिकंजे में आएगा। परिस्थिति के अनुसार भी काम करना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या परिस्थिति थी, लेकिन बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ वार्निंग देने के बाद भी उपद्रवकारी हटते नहीं हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद टीयर गैस छोड़ा जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, लाठी चलाई जाती है, वो भी निष्प्रभावी हो जाता है, अंत में फायरिंग किया जाता है। 10 जून को हुई हिंसा के गुनहगारों की तलाश में रांची पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो छापेमारी के दौरान सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेज वायरल करने के आरोप में नवाब चिश्ती नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नवाब चिश्ती पर आरोप है कि उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काया। इसने भड़काऊ मैसेज वायरल कर प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाने का काम किया। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि नवाब पिछले कई दिनों से सक्रिय था। उसे जानकारी थी कि शहर में बवाल होने वाला है। पुलिस का कहना है कि नवाब के साथ कई और लोग भी शामिल हैं जो कि इस घटना के मास्टरमाइंड हैं। तो आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने नवाब को साल 2019 में दंगे के दौरान 2 लोगों पर चाकू से वार कर हत्या करने के प्रयास में जेल भेजा था। इसके अलावा भी वो कई बार जेल जा चुका है। पुलिस की माने तो नवाब चिश्ती सोशल मीडिया पर वीडियो और संदेश लिखकर धार्मिक उन्माद फैलाने में सक्रिय रहता है। पुलिस नवाब का फेसबुक अकाउंट समेत सभी सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को खंगाल रही है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि नवाब के संपर्क में कौन कौन लोग थे। तो नवाब चिश्ती की राजनेताओं के साथ तस्वीरें भी सुर्खियों में, जिनमें से उसकी एक तस्वीर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के साथ भी है। जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो वायरल है। और नवाब कोई, हमें लगता है कोई अमेरिका का नहीं है, वो कोई काठमांडू का नहीं है, कोई नेपाल का नहीं है, कोई श्रीलंका का नहीं है, वो हिंदपीढ़ी का लड़का है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग उसके घर चले जाइए, पता कर लीजिए कौन है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो जुड़ा हुआ है। आप पुलिस का वर्जन देख रहे हैं, आप कभी इसका वर्जन नहीं देख रहे कि पुलिस ने गोली क्यों चलाया। दंगा तो यहाँ हुआ नहीं। फिलहाल रांची पुलिस करीब 30 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी वो लोग पुलिस की पहुंच से दूर हैं जिन्होंने शहर के अमन चैन में खलल डालने और दंगे की खतरनाक साजिश रची थी। रांची से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची के बाद अब बात करते हैं प्रयागराज में हुई हिंसा की। प्रयागराज हिंसा में मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर को योगी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था। इसे लेकर काफी विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस की अब तक की जांच में यह पता चला है कि जावेद का घर ही हिंसा की साजिश का अड्डा था। जी हां, दरअसल पुलिस को जांच के दौरान जावेद के घर से आपत्तिजनक पर्चे मिले हैं, ऐसे पर्चे जिन पर हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। हिंसा का पर्चा कैसे हुआ लीक और क्या है इस पर्चे में जिसने पुलिस को हैरान कर दिया, जानने के लिए पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहले पत्थर के बदले चला बुलडोजर, अब आरोपियों से होगी नुकसान की भरपाई। जो वसूली हो रही है
1 करोड़ से भी ज़्यादा की वसूली फिर उनसे की जाएगी। उनको किसी भी तरह से छूट नहीं मिलने वाली है। अगर उनकी हरकतों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उन्हीं से कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची बन रही है, पूरा एस्टिमेशन बन रहा है डीएम साहब के द्वारा। दावा प्राधिकरण के माध्यम से उनसे लीगल तरीके से उनसे वसूली भी कराई जाएगी। उपद्रवियों से पाई का हिसाब किया जाएगा। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती का खर्च भी आरोपियों से वसूला जाएगा। देखिए, जिस पर कार्रवाई होगी वो सवाल उठाएगा, उठाता रहे। सब लीगल प्रोसीडिंग्स है, सब पे लीगली कार्रवाई हो रही है। जिसको आवाज उठाना है उठाता रहे। फिलहाल प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप पुलिस की गिरफ्त में है। उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि अटाला इलाके में हिंसा सुनियोजित तरीके से भड़काई गई। अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर से बरामद पर्चा बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पर्चे में जो लिखा है वो बता रहा है कि अटाला इलाके में हिंसा भड़काने के लिए पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक पर्चे में लिखा है कि 10 जून को जुमे के दिन अटाला में इकट्ठा होना है। जो भी अड़चन बनेगा उस पर वार करना होगा। हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। जो पर्चा मिला है उससे भी साफ जाहिर है कि मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है। अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज हिंसा मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन कई आरोपी अब भी फरार हैं। खास तौर पर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। अब पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी चाहे किसी सियासी दल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति की कुर्की के साथ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वो लोग भागे हुए हैं। कुछ राजनीतिक संगठनों के नाम आए थे, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम आया था। तो हम किसी पार्टी के पूरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, न करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चिन्हित लोग हैं वो किसी भी दल बल या संगठन से जुड़े हों, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है। हमारे लिए यही मायने रखता है कि वो अगर उपद्रवी हैं, शरारती हैं, पत्थरबाज हैं, तो उनको हम कानून के शिकंजे में कसेंगे, उनको ऑन रिकॉर्ड लेंगे, बुक करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। नहीं सामने आएंगे तो उनके घरों की कुर्की की भी कार्रवाई जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाएगी और उनके ऊपर गैंगस्टर और रासुका के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसा भड़की थी, इसलिए आने वाले शुक्रवार को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही धर्मगुरुओं से भी संवाद स्थापित करके हालात सामान्य बनाने की कवायद की जा रही है। आने वाले फ्राइडे पर भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं। हमारे सभी एसडीएम सीओ एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। इस बीच मुख्य आरोपी जावेद पंप की बेटी आफरीन भी विवादों में है। अपने ट्विटर अकाउंट में लोकेशन की जगह लिंचिस्तान लिखने वाली आफरीन के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वो संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को निर्दोष बता रही है और मुस्लिमों के साथ भेदभाव होने का आरोप लगा रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था। बहरहाल 2 दिन बाद आने वाले जुमे से पहले प्रशासन न सिर्फ आरोपियों पर शिकंजा कस रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों से बातचीत करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। प्रयागराज प्रशासन की कोशिश उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर ऐसी नजीर पेश करने की है कि असामाजिक तत्व अटाला हिंसा जैसी साजिश रचने की सपने में भी न सोच सके। इसीलिए मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई के अलावा उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई का भी फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज हिंसा मामले में प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान और नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है।
अटाला हिंसा मामले में अब तक 95 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इलाके की सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पोस्टर्स भी जारी किए गए। आज 59 और आरोपियों की तस्वीरें प्रशासन ने जारी की हैं। वहीं फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी की जा रही है। आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन बाद जुमा है। आपराधिक तत्व फिर साजिश ना रच सके, इसलिए प्रशासन अलर्ट पर है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। पुलिस सिर्फ कयासों, आशंकाओं और शक के बिना पर जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस तो मर्डर में शामिल एक भी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पंजाब पुलिस के पास अब एक ही आसरा बचा है और वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मिल चुकी है और इस वक्त वो मोहाली में कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के लिए बहुत ही कीमती है, इसीलिए जब उसे दिल्ली से पंजाब ले जाया गया तब उसकी सुरक्षा ऐसी थी कि किसी वीवीआईपी का काफिला निकल रहा हो। चारों तरफ पुलिस के जवानों के बीच घिरे इस शख्स को देखिए। यही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। हाथों में हथकड़ी, शरीर पर लाल टी शर्ट, गठीला शरीर, जिम वाली बॉडी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। मोहाली में पंजाब पुलिस के सवालों का सामना कर रहा है। पुलिस लॉरेंस से क्या उगलवाना चाहती है? क्यों पंजाब पुलिस की सारी जांच लॉरेंस बिश्नोई के इर्द गिर्द घूम रही है? क्यों पंजाब पुलिस मूसेवाला की हत्या में शामिल एक भी शूटर तक नहीं पहुंच पाई है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से पंजाब के मानसा तक लॉरेंस बिश्नोई की जेल यात्रा दिखाते हैं। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब तक सड़क मार्ग से लेकर गई थी। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई की सांसें हलक में अटकी रही, क्योंकि लॉरेंस को डर था कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। इसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड सौंप दी। लेकिन लॉरेंस को मौत का खौफ ऐसा था कि उसके वकीलों ने कोर्ट से कहा कि पुलिस लॉरेंस को हथकड़ी में ले जाए ताकि फेक एनकाउंटर की कोई गुंजाइश न बचे। देखिए, ऐसा है, जो पंजाब पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन लगाई थी, उसको कोर्ट ने जो है बाकायदा शर्तों के साथ में लॉ किया है कि पंजाब पुलिस जो है इसका अभी यहाँ से ले जाने से पहले इसका मेडिकल करवाएगी। बाकायदा पूरी सेफ्टी में इसको ध्यान रखा जाएगा। ड्यूली हैंडकफ शेकर्स के अंदर ले जाया जाएगा। मंगलवार को पंजाब पुलिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लॉरेंस को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची थी। तिहाड़ से लेकर तमाम दूसरी जेलों में 7 साल गुजारने के बाद भी लॉरेंस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस ने जरूरी कागजातों पर लॉरेंस का अंगूठा लगवाया और उसके बाद शुरू हुई कड़े और सख्त पहरे में लॉरेंस की दिल्ली टू मानसा सड़क यात्रा। लॉरेंस को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाया गया। लॉरेंस कुछ कहना चाहोगे? लॉरेंस कुछ कहना चाहोगे? लॉरेंस, क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? लॉरेंस, मंगलवार रात 8:40 पर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस आरएमएल अस्पताल से पंजाब लेकर निकली। सुरक्षा बेहद कड़ी और सख्त थी। लॉरेंस को ले जाने वाले काफिले में पंजाब पुलिस के करीब 50 अधिकारी और जवान थे। काफिले में 2 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ियां थी। यह है पहली बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो। इसमें लॉरेंस बिश्नोई को बिठाया गया और ये रही दूसरी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी। पुलिस के काफिले में कम से कम 10 गाड़ियां थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। काफिले की पहली और सबसे आगे पुलिस की बोलेरो गाड़ी थी। उसके पीछे बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार में लॉरेंस बिश्नोई बैठा था। उसके पीछे पुलिस की स्कॉर्पियो, चौथी गाड़ी फिर पुलिस की जीप थी।
5वीं गाड़ी पुलिस की दूसरी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो थी। काफिले में 6वें नंबर पर एक और स्कॉर्पियो कार थी, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी और 8वें गाड़ी भी पुलिस की बोलेरो कार थी। उसके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी और काफिले की 10वीं और आखिरी गाड़ी मिनी बस थी, जिसमें पुलिस के जवान हथियारों से लैस बैठे हुए थे। इतनी सख्त सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाया गया। रास्ते में काफिला 2 से 3 जगह रुका। रात 12:30 बजे सबसे पहले काफिला रुका पंजाब बॉर्डर में घुसने से पहले। यहाँ पुलिस डिनर के लिए रुकी। सुरक्षा ऐसी कि मीडिया को भी घेरे के अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। तो आप ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं, पंजाब की सरहद में एंटर किया जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो पूरी तैयार है और अब यहाँ से आगे निकला जाएगा और ये यहाँ पर उनको रोका गया है। वहाँ आप देख सकते हैं उसकी गाड़ी में भी जो है वो यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पुलिस यहाँ पर जो है वो रोका गया। अब पंजाब की जो है सरहद में एंटर होगा। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हैं। अब ये गाड़ियाँ जो है क्यों रोकी गई हैं और यहाँ पर क्या रीजन है रोकने का, ये अभी देखा जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं और यहाँ कुछ ब्रेक लिया गया है। सुबह 3:30 बजे पुलिस का काफिला सीधा पंजाब के मानसा पहुंचा, वही मानसा जिला जहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को सीधे मानसा के सिविल अस्पताल लेकर गई। वहां उसका एक बार फिर मेडिकल चेकअप किया गया। सुबह 5 बजे पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अस्पताल से लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस मानसा में ही लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन मानसा में ऐसी कोई महफूज जगह नहीं मिली जहां लॉरेंस को रखा जा सके, क्योंकि लॉरेंस कई दूसरे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर के टारगेट पर है। सुरक्षा कारणों से पुलिस लॉरेंस को मोहाली के खराड़ में CIA दफ्तर लेकर पहुंची। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का दावा है कि लॉरेंस ने ही मूसेवाला की हत्या की साजिश रची है, जिसे उसके साथी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अब तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाब पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन पंजाब पुलिस उन सभी को शूटर्स के मददगार बता रही है। अभी तक मूसेवाला की हत्या में शामिल एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ही पंजाब पुलिस का एकमात्र सहारा है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, मोहाली। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से कौन कौन से सवाल पूछ रही है। क्या तुम मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड हो? बुनियादी सवाल। हत्या की साजिश कहां रची गई? सवाल ये कि क्या जेल से साजिश बनाई गई थी? गोल्डी बराड़ की भूमिका इसमें क्या है? बार बार उसका नाम आ रहा है। मूसेवाला की हत्या क्यों की? सवाल यह भी कि सिद्धू को गोली मारने वाले शूटर कौन कौन हैं? कहां के रहने वाले हैं? शूटर्स को हथियार कहां से मिले? यह भी बुनियादी सवाल। दिल्ली में गिरफ्तार शूटर शाहरुख क्या मूसेवाला को मारने वाला था? शाहरुख ने तुम्हारा और गोल्डी का नाम लिया है, तुम्हारा क्या कहना है इस पर? यह सवाल किया गया लॉरेंस बिश्नोई से। शाहरुख से तुम्हारी पहचान कैसे हुई? तुम्हारा फेसबुक अकाउंट कौन हैंडल करता है? गोल्डी बराड़ के फेसबुक पर ही मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। सवाल यह भी कि गोल्डी बराड़ से आखिरी बार कब बात हुई? सवाल यह भी पूछा गया कि तुम्हारे गैंग में कितने सदस्य हैं? जेल से गैंग कैसे चलाते हो? सवाल यह भी कि सलमान खान को धमकी की चिट्ठी क्या तुम ही ने भेजी थी? आगे करेंगे। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ढूंढ कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। शोपियां जिले में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जो 2 आतंकी मारे गए हैं उनमें बैंक मैनेजर विजय कुमार का हत्यारा भी शामिल है। यानी सुरक्षा बल निर्दोष लोगों की मौत का बदला ले रहे हैं और लश्कर के सरगना हाफिज सईद की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं।
घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बदला। तेरह दिन बाद बैंक मैनेजर की हत्या का बदला। शोपिया में बैंक मैनेजर का हत्यारा ढेर। बदला पूरा, हाफिज का सपना अधूरा। घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों को लगातार सबक सिखा रहे हैं। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद की कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम की जा रही है। शोपिया जिले के कांजी लौर इलाके में मंगलवार रात सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक इलाका ए देहाती बैंक के मैनेजर का हत्यारा जान मोहम्मद लोन है। जान मोहम्मद ने इलाका ए देहाती बैंक के मैनेजर राजस्थान निवासी विजय कुमार की हत्या की थी। सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बने दूसरे आतंकी का नाम तैफुल गनई है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वो कुलगाम के मोहनपुरा में बैंक मैनेजर थे। 2 जून को एक आतंकी ने मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी थी। आतंकी ने उन्हें दिन दहाड़े बैंक के अंदर घुसकर गोली मारी थी। सुरक्षा बलों ने इस हत्याकांड के 13 दिन के भीतर ही बदला पूरा कर लिया है। कुलगाम में ही 31 मई को आतंकियों ने महिला टीचर रजनीवाला की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सांबा की रहने वाली रजनीवाला की हत्या कुलगाम के गोपालपोरा में की गई थी। अब कुलगाम में ही सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। इनमें रजनीवाला का हत्यारा भी शामिल है। कि हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यानी हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पूरा इलाका जो है वो फौज के मुहसरे में है। हालांकि कल से ही जो है पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में ये बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की गई है कि इस इलाके में 2 से लेकर 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है। ये भी जो पूरा इलाका जो है वो फौज के मुहसरे में है। इस बीच एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बारामूला और श्रीनगर में छापेमारी की है। यानी आतंकवादियों के सफाए के साथ साथ उनकी फंडिंग पर भी चोट की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो इस साल अब तक मारे गए आतंकवादियों की संख्या 2021 में मारे गए आतंकियों की संख्या से दोगुनी है। जून के पहले 14 दिनों में ही 11 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों को बड़ा झटका दिया है। घाटी में इस साल अब तक हुई मुठभेड़ में 104 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। सुरक्षा बलों की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई का सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर ए तैयबा को हुआ है, जिसके 65 आतंकवादी मारे गए। इसके बाद नंबर आता है मसूद अजहर के जैश मोहम्मद का, जिसके 24 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए बाकी के आतंकी अंसार गजवतुल हिंद और आईएसजेके से संबंधित थे। हालांकि इस साल अब तक हुई आतंकी वारदातों से 20 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि आतंकियों से लोहा लेने के क्रम में सुरक्षा बलों के 30 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। राजनीति में शब्दों से वार पलटवार किए जाते हैं, बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर नेता कीचड़ तक उछालते हैं, लेकिन शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जो विरोधी दल के नेता की मौत की कामना करे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के एक नेता इस कदर बौखलाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली समेत पूरे देश में हंगामा बरपा रखा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ की और तीसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली में जमकर हंगामा किया। सड़क पर टायर चलाए, धरने दिए, गिरफ्तारियां दी।
किया था। और ये देखिए प्रदेश कांग्रेस, लेकिन नागपुर में तो हद ही हो गई। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो अपने होश और हवास ही खो दिए, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे जिसे हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना कर डाली। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। यहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। ऐसी कामना तो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं करता है। शेख हुसैन नागपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन शेख हुसैन यही नहीं रुके। उन्होंने तो देश में आग लगाने तक की धमकी दे डाली। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। शेख हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी ने शेख हुसैन के बयान को कांग्रेस की मानसिकता करार दे दिया। यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आज वो हताश, निराश है और छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। शेख हुसैन के बयान का कांग्रेस ने बचाव तो नहीं किया, लेकिन इस बयान का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर ही फोड़ दिया। खंडन करता हूं कांग्रेस के, अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन शेख हुसैन को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। पीएम पर अपशब्द पर जब मामला बढ़ा तो मीडिया में सफाई देने आए, लेकिन उनकी अकड़ और तेवर जस की तस है। मैंने तो ऐसा कोई एफआईआर होने वाली बात, ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए, ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में, पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा। और मैंने अब आखिरी की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। ऐसे मुहावरे बोले जाते हैं ना, ऐसे बहुत सी चीजें बोली जाती है, वही मुहावरा मैंने बोला। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। अब राणा दंपति उद्धव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे वक्तव्य करने वालों पे क्या राजद्रोह उद्धव जी ठाकरे लगाने वाले? जो मंत्री वहां पे बैठे उस मंच पे, उसका रिजाइन उद्धव जी ठाकरे लेने वाले? हमारा सवाल महाराष्ट्र की सरकार से है कि जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतने अभद्र वाणी का उपयोग कांग्रेस के नेता करते हैं, 2 दिन बीत गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.